दोस्तों वेलकम बैक। मैं लेकर आया हूं साइंस का सेकंड लेक्चर आप सभी के लिए, जहां पर हमने देखना है कि हाउ टू फाइंड द एसआई यूनिट्स ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज। वी डोंट हैव टू क्रैम द एसआई यूनिट्स बिकॉज अगर आप क्रैम करोगे तो याद रहेगा नहीं आपको। मैं आपको सिखाने वाला हूं इस वीडियो लेक्चर के अंदर कि किस तरह से हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट्स को निकाल सकते हैं ऑन स्पॉट। जस्ट हमें क्वांटिटी का जो फॉर्मूला है वो मालूम अच्छे से होना चाहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो द मंजिल क्लासेस। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं इस लेक्चर में अराउंड 35 फिजिकल क्वांटिटीज के जो एसआई यूनिट्स है वो आपको निकालकर बताऊंगा। मेरे साथ आप सभी ये चीजों को समझेंगे और साथ ही इस चीजों को जब वीडियो लेक्चर के दौरान या उसके बाद अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करोगे, फॉर्मुलेस को याद करोगे। याद करना कैसे वो मैं सिखाऊंगा आपको, और पूरे लेक्चर के बाद आपको इन 35 फिजिकल क्वांटिटीज के ऐसे यूनिट्स जो होंगे वो टिप्स पे याद होंगे। यूनिट्स हो या ना हो बट फॉर्मुलेस टिप्स पे याद होंगे, और फॉर्मुलेस अगर याद रहेंगे तो यूनिट्स जो है वो हम कैसे निकालना चाहते हैं और कैसे निकाल सकते हैं वो सब क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों जो 35 फिजिकल क्वांटिटीज की बात मैं कर रहा हूं, हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से। ऐसा नहीं है कि ऐसा सवाल जो बेसिक होंगे वो सवाल पूछे नहीं जा सकते, पूछे गए हैं पिछले पेपर्स में, आगे भी पूछे जा सकते हैं। और फिर आहिस्ते आहिस्ते हम लेवल जो होगा इन फिजिकल क्वांटिटीज का बढ़ाते रहेंगे इन्हीं 35 फिजिकल क्वांटिटीज में। तो जो पहली फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज एरिया। तो आइए पहले हम फॉर्मुलेस को याद करने की कोशिश करते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने सभी फॉर्मुलेस को ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा हुआ है, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। तो ट्राई करते हैं और शुरुआत करते हैं पहली फिजिकल क्वांटिटी से। मैं बात कर रहा हूं एरिया की। एरिया होता क्या है पहले आप ये समझिए, सुनिए। अगर हम बात करें एरिया की तो आपको मालूम होना चाहिए एक लेंथ होती है, दूसरी ब्रेथ होती है। लेंथ ब्रेथ, इसके पैरेलल भी लेंथ होगी, इसके पैरेलल भी ब्रेथ होगी। लेंथ और ब्रेथ की मदद से हमें निकल कर आती है एक 2 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, तो ये 2 डायमेंशनल फिगर है। हमें अगर इसके एरिया के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो पता होना चाहिए क्या है वो। तो एरिया की अगर हम बात करें, ये द स्पेस ऑक्युपाइड बाय सरफेस, ये जो चीज है दिस इज नोन एज एरिया। जैसे ये पूरा स्क्रीन आप देख रहे हो, स्मार्ट बोर्ड आप देख रहे हो, ये बहुत सारा एरिया ले रहा है। ये एरिया, ये लंबाई और ये ब्रेथ, यानी लंबाई और ब्रेथ, ये दोनों चीजों का इस्तेमाल करके एरिया निकल कर आता है। तो लंबाई और ब्रेथ ही इसके फॉर्मूले में भी यूज हो रहा है। तो फॉर्मूला है क्या? एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। एक और चीज है जरूरी जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो ही सुन लीजिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता क्या है? सुनिए, देखो कहीं ना कहीं बचपन में आपने चीजें सुनी होंगी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, दूसरा आपने सुना होगा ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। मतलब क्या है इसका वो समझिएगा। जब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा हूं तो इसका मीनिंग ये है कि जब B इंक्रीज कर रहा होगा तो A भी इंक्रीज करेगा। यानी A डिपेंड तो कर रहा है B के ऊपर, बट इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि जब B की वैल्यू बढ़ रही होगी ऑटोमेटिकली A जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ रही होगी। और सिमिलरली अगर B जो है वो घट रहा होगा तो A जो है उसकी वैल्यू भी क्या करेगी? घटेगी। क्लियर हो रहा है? और इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आमने सामने चीजें पड़ी होती है। बट जब मैं बात करूंगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, जैसे यहां पर बात हो रही है, तो अगर यहां पर B की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है तो दोस्तों A की वैल्यू उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मीनिंग क्या होगा कि A की वैल्यू जो है वो घट रही होगी। और इसी को अगर बोलूं दूसरी लैंग्वेज में कि अगर B की वैल्यू जो है वो घट रही है तो फिर दोस्तों A की वैल्यू जो है वो बढ़ रही होगी। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा। डायरेक्टली का मतलब हो गया सीधा, सीधे चेंजेस आएंगे, सेम चेंजेस आएंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टे चेंजेस आएंगे। तो अब मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो ये सिखाना चाहता हूं, आप खुद मुझे एक पॉइंट बताइए। अगर मैं लेंथ को और लंबा ले लूं, और पहले से लंबा, ब्रेथ भी पहले से लंबी ले लूं, ठीक है, तो मुझे बताओ अब एरिया जो है क्या वो पहले से बढ़ा? पहले इतना छोटा था, अब देखो एरिया बढ़ गया। इसका मतलब लंबाई बढ़ाने से एरिया भी बढ़ रहा है। एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसलिए देखो लेंथ एरिया के सामने पड़ा हुआ है। क्योंकि हो सकता है आपके मन में सवाल हो, सर लेंथ अपॉन ब्रेथ क्यों नहीं है? तो ब्रेथ भी बढ़ाने की वजह से एरिया बढ़ गया, इसलिए ब्रेथ की बढ़ाने की वजह से जब एरिया बढ़ रहा है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए सामने पड़ा हुआ है। तो इस तरह से मैं चाहता हूं कि आप सब जो है वो फॉर्मुलेस को याद करने की कोशिश करो, बजाय इसके कि एसआई यूनिट्स याद करो। और फॉर्मुले को भी याद नहीं करना, फॉर्मुले को भी हमें समझना है। क्लियर हो गया? लेंथ इनटू ब्रेथ हमने निकालना क्या है? एसआई यूनिट्स। डायमेंशंस को अलग लेक्चर में देखूंगा मैं। अब आप ये बताइए लंबाई की जब हम बात करें तो लेंथ किस में मेजर की जाती है? लेंथ विल बी मेजर्ड इन मीटर। ब्रेथ, ब्रेथ मतलब ये चीज है, तो ये भी लंबाई, तो लंबाई को भी किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मैं एसआई यूनिट्स की बात कर रहा हूं। डन? तो मीटर इंटू मीटर विल बी व्हाट? मीटर स्क्वायर। यानी एरिया जो है वो किस में मेजर होगा? मीटर स्क्वायर में। बट यहां पर
अगेन बात समझने वाली ये है कि ये तो हो गया एसआई, बट हो सकता है हमसे वो सीजीएस यूनिट जो है वो भी पूछ ले। तो सीजीएस की फुल फॉर्म आपको बताया था मैंने, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। तो इसी चीज को आप कन्वर्ट कर लो खुद से ही। किस तरह से कन्वर्ट करोगे, ये मीटर स्क्वायर जो है वो यहां सी से क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सिर्फ यही एक फॉर्मूला का फर्क आएगा। तो एरिया का ऐसा यूनिट क्लियर हो गया, क्या होगा, मीटर स्क्वायर। मैंने बताया आपको कैसे। नेक्स्ट पर आते हैं वॉल्यूम पे। वॉल्यूम होता क्या है, देखो इस रूम में जहां पे मैं काम कर रहा हूं, इस रूम में अंदर जगह है और ये जगह को ही मैं क्या बोलूंगा, वॉल्यूम। मिसाल के तौर पर आपके छत पे जो सिंटेक्स का टैंक पड़ा होता है, वहां पानी को स्टोर करते हो। जितना बड़ा टैंक होगा उतना ज्यादा पानी स्टोर होगा, यानी जितने बड़े टैंक की वॉल्यूम होगी उतना ज्यादा पानी को स्टोर कर सकते हो। तो वॉल्यूम में तीन चीजें आ जाती है, लंबाई भी आती है, चौड़ाई भी आती है और हाइट भी आती है। यानी लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। ये बेसिक फॉर्मुलाज 9th और 10th में आपने कहीं सुने जरूर होंगे। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये तीनों चीजें हैं क्या, ये तीनों चीजें बेसिकली है लंबाई, इसीलिए लेंथ जो है उसको भी आप किस में मेजर करोगे, मीटर में। यहां लिखूं या आगे लिखूं, चलिए आगे लिखता हूं। लेंथ को भी आप मेजर करोगे मीटर में, ब्रेथ को भी मीटर में, हाइट को भी मीटर में। तो यानी वॉल्यूम किस में मेजर होगा, फिर मीटर क्यूब में। अगेन ये बात हो रही है किस चीज की, ये हो रही है एसआई यूनिट की। बट अगर मुझे वो पूछेगा सीजीएस यूनिट में, तो मीटर का क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर, बाकी सब सेम रहेगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। फिर डन, वॉल्यूम भी हो गया, एरिया भी हो गया। तीसरी चीज पर आते हैं, डेंसिटी पे। नाउ व्हाट डू मीन बाय डेंसिटी एंड हाउ डू वी लर्न द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी ना। डेंसिटी का मतलब होता है घनापन। आप खुद मुझे बताओ, इस पूरे कमरे को अगर मैं पानी से भर दूं और इस पूरे कमरे को अगर मैं शहद से भर दूं, तो दोनों में घनापन ज्यादा कब होगा, दोनों में घनापन ज्यादा होगा जब मैं शहद से भरूंगा। क्यों, शहद एक ऐसी चीज है जिसके पार्टिकल्स आपस में बड़े करीब होते हैं और उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी क्या होती है वो समझ आया आपको। अब इसका फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम क्यों होता है ये समझिए आप। देखो अब इस पूरे रूम में कुछ सामान पड़ा हुआ है, डेंसिटी थोड़ी बहुत होगी, बट इस रूम को अगर मैं छोटा कर दूं तो वो रूम जो है वो मुझे खाने को पड़ेगा। जैसे हम बचपन में बोलते थे या एक देसी भाषा में बोलते हैं, क्यों खाने को पड़ेगा, छोटा रूम इतना ज्यादा है, सामान उसमें बहुत ज्यादा हो गया, कंजेस्टेड हो गया, उसी को डेंसिटी बोलते हैं। यानी वॉल्यूम को घटाया और डेंसिटी बढ़ गई। मैं बोल रहा हूं ना कि होगा क्या, वॉल्यूम घटाया, रूम को छोटा किया, बट अब चीजें जो है मुझे वो खाने को क्यों पड़ रही, क्योंकि ज्यादा हो गई चीजें। ऑटोमेटिकली थी तो उतनी जितनी पहले थी प्रैक्टिकली देखा जाए तो, बट रूम छोटा होने की वजह से जगह कम हो गई, वॉल्यूम बढ़ गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए वॉल्यूम के साथ डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हो रहा है। अगेन मैं एक और बात कर रहा हूं, यहीं पे एग्जांपल लेता हूं। एक कंटेनर ले लिया मैंने इस तरह से, इतना ही मैंने कंटेनर ले लिया, वॉल्यूम सेम रखा इस बार। इसमें मैं पानी डाल रहा हूं 3 लीटर का, इसमें मैं पानी डाल रहा हूं 5 लीटर का। ठीक है, इधर पानी यहीं तक आया, इधर पानी पूरा फुल हो गया। तो मास बढ़ाने की वजह से अब डेंसिटी और बढ़ गई। पहले डेंसिटी कम थी, मास बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तभी मास जो है वो न्यूमरेटर में है। तो आपको याद रखना है कि डेंसिटी में दो चीजें आ जाती है, एक आता है मास, दूसरा आता है वॉल्यूम। अब इसके हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं। देखिए मास को अगर मैं बात करूं, वो मेजर किस में होता है, केजी में। ऐसा ही याद है ना, केस का एक्सटेंशन। मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी। और वॉल्यूम जो मैं अभी ऊपर निकाल चुका हूं मीटर क्यूब, वो देखिए, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा फिर इसे अगर मैं लिखूं सही तरीके से, तो केजी पर मीटर क्यूब। डन। ये किसमें मैं बात कर रहा हूं, अगेन ये मैं बात कर रहा हूं एसआई में। बट अगर मैं बात करूं सीजीएस में, तो सीजीएस में ये यूनिट क्या बन जाएगा, केजी जो होगा, जी फॉर ग्राम ना, तो ग्राम पर मीटर जो बन जाएगा सेंटीमीटर, इट मींस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सीजीएस में हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी 3 फिजिकल क्वांटिटीज। देखो मैं फॉर्मूला याद कर रहा हूं या समझने की कोशिश कर रहा हूं, बजाय इसके मैं ये ऐसा यूनिट याद करूं। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वो डायरेक्टली ऐसे यूनिट को याद करने की कोशिश करते हैं। यकीन मानिए भूल जाओगे, गलती हो जाएगी, क्वेश्चन गलत करके आओगे। इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो और उसके साथ स्टिक रहो। 4th पे आओ, स्पीड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड, व्हेन आई एम मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, मैं जब मूव कर रहा हूं किसी एक स्पीड के साथ, स्पीड होती क्या है, मैं कितना मूव कर रहा हूं, कितने वक्त में कर रहा हूं, उसी को स्पीड बोलते हैं। मैं स्कूटी लेके भाग रहा हूं, एक स्पीड से भाग रहा हूं, बट स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या है, वेलोसिटी में मुझे डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, इन विच डायरेक्शन वी आर मूविंग।
द ओनली डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हो रहा क्लियर? और स्पीड में फॉर्मूला क्या बनेगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये 9th में सीखा है आपने। तो आइए इसका ऐसा यूनिट निकालते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस किस में मेजर होता है? मीटर में। टाइम किस में होता है? सेकंड में। यानी स्पीड का एसआई यूनिट क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये एसआई की बात कर रहा हूं ना, तो मैं यहां शॉर्ट में लिख भी देता हूं। बट अगर मैं सीजीएस की बात करूं, अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो मीटर क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको एग्जाम में मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, एसआई ही पूछेगा, एसआई, सीजीएस नहीं पूछता है। ठीक है, डन। स्पीड हो गया। वेलोसिटी पे आते हैं। देखो, द ओनली डिफरेंस इज ऑफ डायरेक्शन इन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। इट मींस एसआई यूनिट पे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। बस डिस्टेंस की जगह यहां क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी दूरी ही होती है, और दूरी को आप मेजर किस में करते हो? मीटर में। यानी यहां भी मीटर आएगा, और टाइम किस में मेजर करते हो? सेकंड में। यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मीटर पर सेकंड। ठीक, ये किस में आ गया? एसआई में। और अगर मैं बात करूंगा सीजीएस में, तो मीटर बन जाएगा सेंटीमीटर, और सेकंड जो सेकंड ही रहेगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड। दोस्तों यहां मैंने पता नहीं क्यों सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर लिख दिया, भाई ये सेंटीमीटर सेकंड ही है। ठीक है, गलती से लिख दिया, माइट भी बोला भी शायद होगा। याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड है, मीटर का सेंटीमीटर बन गया सीजीएस में, सेकंड तो सेकंड ही रहा। शायद माइट भी मैंने स्क्वायर बोला हो, लिखा हुआ था मैंने। अगेन आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ एंड बता रहा हूं मैं सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, वेलोसिटी का भी ऐसा यूनिट वही रहता है जो स्पीड का रहता है। तो ये हो गई कुल मिला के 5 फिजिकल क्वांटिटीज। 6 पे आई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्कूटी ली, हम बचपन में सीखते आ रहे हैं कि स्कूटी के राइट हैंड साइड में या बाइक के राइट हैंड साइड में जो भी चीज होती है इसको एक्सेलरेटर बोलते हैं। गाड़ी के फुट पैडल में भी होता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर बचपन में सुना हमने, बट ये नहीं सोचा इसको एक्सेलरेटर बोलते क्यों है। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है, एक्सेलरेट करता है। बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। एक्सेलरेशन का दूसरा फॉर्म या दूसरा नाम रिटार्डेशन है, यानी वेलोसिटी का घटना। समझ रहे हो? तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब जब वेलोसिटी में चेंज आएगा, यानी पहले जो मेरी वेलोसिटी थी और बढ़ाने के बाद जितनी हो गई, चेंज मतलब दोनों को माइनस करते हैं, तो वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करोगे मिलेगा भी वेलोसिटी। इट मींस ऊपर तो वेलोसिटी ही रहेगा। ठीक है, और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मैंने अभी निकाला, मीटर पर सेकंड, देख रहे हो आप। और टाइम जो है वो सेकंड रखता है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर मैं सीजीएस में बात करूंगा तो मैं यहां लिख देता हूं, मीटर का बनेगा सेंटीमीटर, सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस, अब इसके बाद मैं सीजीएस के ऊपर बात नहीं करने वाला हूं। मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है फ्रॉम एमकेएस या एसआई से सीजीएस, वो मैंने बता दिया आपको, अब दोबारा नहीं बोलेंगे इस पे। डन। मोमेंटम की बात करते हैं दोस्तों मोमेंटम क्या होता है? जो भी एक कोई बॉडी है, अगर वो भाग रही है, तो अगर आप उसे बोलो कि वो सडनली रुक जाए, रुक सकती ही नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर एक मोशन कंटेन्ड है। द मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी, पड़ा हुआ है, भागने वाला मोशन। तो ब्रेक लगाने के बाद भी जब हम अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे भी, क्योंकि हमारे अंदर मोमेंटम है, हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा। और मोमेंटम किस वजह से होता है? मास की वजह से और वेलोसिटी की वजह से। मिसाल के तौर पर मैं बताता हूं आपको, 2 लड़के भाग रहे हैं, ठीक, एक बहुत मोटा है, एक पतला है, दोनों भाग रहे हैं सेम स्पीड से। बताओ जल्दी कौन रुकेगा, मोटा या पतला? खुद सोचो आप इस बात को। भाई जल्दी जो है पतला रुकेगा, क्योंकि वो फुर्तीला होगा, जल्दी रुक जाएगा। जिसका मास ज्यादा है ना, उसके अंदर मोमेंटम भी ज्यादा होगा, इसलिए उसको रुकने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। मास ज्यादा होने की वजह से मोमेंटम भी ज्यादा है, इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक चीज ज्यादा दूसरी भी ज्यादा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अगर वेलोसिटी में भी समझना है तो मान लो दोनों एक साइज के हैं, एक हल्की स्पीड से भाग रहा है, एक बहुत तेजी से भाग रहा है। जब दोनों को रुकने को बोला, जल्दी कौन रुकेगा? जो हल्की स्पीड से भाग रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम थी। जिसकी वेलोसिटी कम, उसका मोमेंटम कम। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा, उसके अंदर कंटेन्ड मोशन ज्यादा था, इसलिए वो ज्यादा आगे तक जाने के बाद रुकेगा। ये सिर्फ मैं समझा रहा हूं मोमेंटम होता क्या है। एक इन लेमैन्स लैंग्वेज इसे मैं बोलूंगा द मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी। क्लियर हो रहा है? किस पे डिपेंड करता है? मास पे भी डिपेंड करता है, दूसरा ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला निकालते हैं, ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मास मैंने अभी आपको बोला किस में मेजर होता है? केजी में।
और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मैंने निकाला मीटर पर सेकंड, यानी ये क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड। डन। ये था हमारे लिए क्या, मोमेंटम। मोमेंटम। चलिए आगे चलिए, आ जाइए फोर्स के ऊपर। बताओ भाई, फोर्स का ऐसा यूनिट निकालना है हमने, बट अगेन फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। तो फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो मैंने आपको बताया था उससे निकलता है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल्स टू एम में। ये फॉर्मूला सुना होगा आपने, F इक्वल्स टू एम में, ये बोलता है न्यूटन सेकंड लॉ। डन। चलिए, मास किस में मेजर होता है, केजी में, और एक्सेलरेशन किस में मेजर होता है, मैंने भी ऊपर निकाला था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास किस में मेजर होता है, केजी में, एक्सेलरेशन मैंने भी ऊपर निकाला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट एट द सेम टाइम यू माइट बी थिंकिंग दैट सर फोर्स का ऐसा यूनिट तो न्यूटन होता है, आप क्यों ये बोल रहे हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप गलत नहीं बोल रहे हो, आप भी सही बोल रहे हो, फोर्स का ऐसा यूनिट जो है वो न्यूटन ही होता है। बट ये जो ऐसा यूनिट बना, ये बनता है साइंटिस्ट के नाम के ऊपर जिन्होंने कुछ इन्वेंशंस, डिस्कवरीज या इनका नाम दिया, सर इसाक न्यूटन। बट रियलिटी में अगर आप पूरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देखोगे तो बनता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी यू हैव टू रिमेंबर बोथ दीज थिंग्स। द फर्स्ट वन इज द न्यूटन जो नाम पे पड़ा, और द सेकंड वन इज द फॉर्मूला जिससे हम ये निकाल पाएंगे। डन। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, वर्क। देखो वर्क होता कब है, पहले वो सीखो आप। मैं कब वर्क करूंगा, जब मैं किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, और अगर वो बॉडी अपनी जगह से मूव हुई, डिस्प्लेस हुई, तो मैं बोलूंगा मैंने कुछ काम किया। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस दीवार को फोर्स लगा रहा हूं, ये हिलेगी क्या, नहीं हिलेगी, तो मेरा वर्क जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से। बट अगर मैं पेन से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं फोर्स लगा रहा हूं पेन पे, और पेन डिस्प्लेस हो रहा है, वर्क हो रहा है। इस चेयर को जो मेरे सामने पड़ी है, आपको दिख नहीं रही है, मेरे सामने पड़ी है, ठीक, इस चेयर पे अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो हुआ क्या, ये चेयर आगे चली गई, यानी डिस्प्लेस हुई, यानी मैंने वर्क किया। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क इंटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, अभी हमने ऊपर निकाला, बट अब हम जब भी फोर्स आगे आएगा न्यूटन ही मानेंगे, ठीक। तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, मीटर, इट मींस न्यूटन मीटर जो होगा ये वर्क का ऐसा यूनिट बन गया। बट अगर आपको फोर्स का ये वाला उठा के डालना हो न्यूटन की जगह, तो वो भी डाल सकते हो, डिपेंड करता है ऑप्शंस किस तरह से है। अब आपके मन में सवाल दोबारा से आ रहा होगा, सर हमने तो देखा है कि वर्क जो होता है वो तो जूल्स में होता है। आप माइट भी बोलोगे सर वर्क जो होता है वो तो जूल्स पे होता है, बिल्कुल सही है, जूल भी ऐसा यूनिट है, बट ये साइंटिस्ट के नाम पर डाला, जैसे बाकी डले मैंने बताए आपको। डन, हो गया क्लियर। आइए एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वर्क। एक इंसान जितना काम करता है उतनी ही उसके अंदर एनर्जी होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, वेदर इट बी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, स्टोर्ड केमिकल एनर्जी एंड एनी अदर टाइप ऑफ एनर्जी। जब भी मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, मैं हर इस टाइप की एनर्जी की बात कर रहा हूं जो आपको सुनने को मिलती है। तो एनर्जी इंसान में जितनी होगी वो कितनी होगी, जितना वो काम कर सकता है। यानी जो चीजें वर्क पे अप्लाई होती है वही चीजें एनर्जी पे अप्लाई होती है। जिस तरह से वर्क का ऐसा यूनिट जूल है, एनर्जी का भी ऐसा यूनिट जूल है। जिस तरह से वर्क का ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर था, एनर्जी का ऐसा यूनिट भी न्यूटन मीटर है। चलिए हो गया, डन, क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं ये जो 10 फिजिकल क्वांटिटीज मैंने आपके सामने लिखी है और इनके ऐसा यूनिट जो मैंने आपको बताए, अब तो ये क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अब आगे चलते, एक बार नोट डाउन कर लो आप। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट 10 फिजिकल क्वांटिटीज को करने की हम कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, यहां पर ये जितने भी मैंने फिजिकल क्वांटिटीज लिखी है, ये एक मैंने पैटर्न में लिखी है। पैटर्न में रखने का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने देखा होगा फोर्स के अंदर एक्सेलरेशन का इस्तेमाल हो रहा है, और एक्सेलरेशन हमने पहले पढ़ ली। मैं ऐसा नहीं कर सकता पहले मैं फोर्स पढ़ाता फिर मैं एक्सेलरेशन पढ़ाता। तो जो अगर मैं पहले फोर्स पढ़ाता उसके अंदर तो एक्सेलरेशन आ रहा था, वो मालूम हमें पहले ही होना चाहिए। इसलिए मैंने ये एक पैटर्न में लिखी है, आपको भी इसी पैटर्न में समझने की कोशिश करनी है। पावर, व्हाट डू मीन बाय पावर, एक इंसान में कितनी
ताकत है, हिंदी में हम बोलेंगे ताकत उतनी होगी जितना वो काम कर सकेगा और कम समय में। एग्जाम्पल, दो सिलेंडर्स पड़े हैं मेरे सामने, ठीक है। मैं हमेशा सिलेंडर की एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि आसान रहती है सरल भाषा में। दो सिलेंडर्स पड़े हैं, मैंने इस सिलेंडर को उठा लिया 10 सेकंड में, और मेरा छोटा भाई आया, उसने भी सिलेंडर को उठा लिया, बट उसको लगे 20 सेकंड्स। बताओ, वर्क तो दोनों ने किया क्योंकि फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट हुई, सिलेंडर उठ गया अपनी जगह से, बट पावर ज्यादा किसमें थी? मैंने 10 सेकंड में किया, उसने 20 सेकंड लगाया, पावर मेरे में ज्यादा थी। क्यों? मैंने वक्त कम लगाया है। तो वक्त जितना कम, पावर उतनी ज्यादा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम और पावर। और वर्क क्योंकि हम कर ही रहे हैं, सिलेंडर को डिस्प्लेस कर रहे हैं, वर्क तो हो ही रहा है, जितना काम करो उतनी ज्यादा पावर, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। चलिए बताइए, अब पावर रियलिटी में जो ऐसा यूनिट बनता है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, वो क्या बनता है? वो बनता है वॉट, WATT। बट अगर आप इसके अकॉर्डिंगली निकालना चाहते हो, वो मर्जी आपकी है। वो कैसा यूनिट मैंने अभी पीछे निकाला, न्यूटन मीटर निकाला है ना, तो मैं क्या करता हूं, वो की जगह लिखता हूं न्यूटन मीटर, टाइम का होता है सेकंड, यानी न्यूटन मीटर पर सेकंड। ये बन गया पावर का। डन। आप इसे एक और चीज में भी लिख सकते हो, क्या? वर्क का ऐसा यूनिट मैंने जूल भी बताया था आपको, तो जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक है। इस पूरे की जगह मैंने जूल लिखा क्योंकि वर्क ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? अब देखिए ध्यान से, मैं इस पूरी स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर अपने हाथ से दबाव लगा रहा हूं, इसी को बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? प्रेशर। यानी मैंने किया क्या, इस एरिया में फोर्स को अप्लाई किया। अब आप मुझे बताओ, मैंने ये वाला पोर्शन बनाया, एक पोर्शन ये और एक पोर्शन ये, यहां भी फोर्स लगाई और यहां भी फोर्स लगाई, दोनों की जगह में प्रेशर तो अप्लाई हुआ है, दोनों जगह में। डन। ज्यादा प्रेशर कहां होगा? ज्यादा प्रेशर कहां अप्लाई हुआ होगा? जहां छोटी जगह पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो गया होगा, यानी एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और ताकत के तो, फोर्स के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही है। यानी प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है फोर्स और एरिया पे। फोर्स का ऐसा यूनिट मैंने भी निकाला था न्यूटन, याद है? और एरिया का क्या होता है? एरिया का मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बन गया दोस्तों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे चलिए। हेलो, और इसको अगर आप दूसरी लैंग्वेज में निकालना चाहो, फोर्स की जगह जो मैंने अभी पीछे निकाल के बताया था, क्या? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी सब्स्टिट्यूट करना चाहो कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ज्यादा बढ़िया रहेगा। डन। इंपल्स, व्हाट डू मीन बाय इंपल्स? जब भी एक बहुत बड़ी फोर्स शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगती है जो कि एक इंपैक्ट छोड़ देती है, दैट इज इंपल्स। मिसाल के तौर पर कांच का शीशा लिया, मेरे हाथ से छूट गया और जैसे ही जमीन के साथ टकराया वो टूट गया। जिस तरह से एक इंसान का दिल टूट जाता है, तो मैं आपको यह बोल रहा हूं, दिल भी जब टूटता है तो सडनली टूट जाता है, पता भी नहीं चलता इंसान को। कोई भी आकर दिल तोड़ जाता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इंसान को अपने आप को मजबूत बनाना है, जिसे बोलते हैं ना हार्ड एज रॉक, वो बनाना अपने आप को, ताकि दिल टूटे ना। हालांकि मेरा भी टूटा है कभी ना कभी। तो मैं बात ये कर रहा था कि इंपल्स क्या होता है? लार्ज फोर्स फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन लिविंग अ लार्ज इंपैक्ट। तो हाथ से मेरा कांच का शीशा छूटा और वो टूटा, क्योंकि जमीन के साथ हल्की ड्यूरेशन के लिए 1 या 2 सेकंड के लिए वो टकराया होगा। उसी 1-2 सेकंड में इंपैक्ट इतना पड़ गया कि वो टूट गया। इसलिए ऐसा होता है, जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, एलईडी स्क्रीन, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जिसे बोलते हो, एसीज, ये वो चीजें जो बहुत फ्रेजाइल होती है, जो बड़ी आसानी से टूट सकती है इंपल्स की वजह से। इनको जब आप बाजार से खरीद कर लाते हो तो थर्मोकोल के साथ बड़ी तगड़ी पैकिंग होती है, ताकि ट्रैवलिंग के दौरान ये टूट ना जाए, ताकि ट्रैवलिंग के दौरान इनके ऊपर इंपल्स का इंपैक्ट ना पड़ जाए। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का ऐसा यूनिट मैंने न्यूटन बताया, टाइम का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड इज द ऐसा यूनिट फॉर इंपल्स। चलिए आगे। नाउ व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेस?
और अगेन जो मैंने आपको बोला, न्यूटन की जगह कुछ और लिखना चाहो, केजी मीटर पर सेकंड्स के जो मैंने पहले बताया निकाला है हमने, जो फोर्स का ऐसा यूनिट है वो आपकी अपनी मर्जी है। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर क्या आपने अभी देखा था पीछे, प्रेशर हमने कहां सीखा, ये फोर्स अपॉन एरिया। द सेम रोल अप्लाइज थ्रू स्ट्रेस ऑल्सो। स्ट्रेस भी क्या होता है, किसी चीज पे दबाव डालना, उसका फॉर्मूला भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। और अगर उसका फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका ऐसा यूनिट बन गया। बट अब स्ट्रेस से हुआ क्या, देखिए मेरे हाथ में रिबन है और रिबन था पहले 10 मीटर का, मैंने उसके ऊपर स्ट्रेस डाला, खींचा उसको, 10 से वो हो गया 15 मीटर का। थोड़ी देर के लिए, जब छोड़ूंगा वापस आ जाएगा अपने अंदर सेम 10 मीटर पे, क्योंकि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गई है। तो अब हुआ क्या, जब बार बार मैं ऐसे ऐसे करूंगा 10 मीटर वाले रिबन को, तो आपको पता है वो ढीला पड़ जाता है, वो 10 से हो सकता है 12 या 13 हो जाए, जिसको बोलते हैं स्ट्रेन आ गई उसमें। तो अगली चीज वही है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब क्या, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी 10 से 13 हो गया ना, वो ढीला पड़ गया ना, वो 3 मीटर में चेंज आया। ओरिजिनल 10 था, 3/10 0.3, और वो 0.3 होगा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्यों पैदा होता है, स्ट्रेस की वजह से। जब चीजों पे बार बार स्ट्रेस डाला जाता है तो उनमें स्ट्रेन पड़ जाता है। और स्ट्रेन होता क्या है, बदलाव, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अब दोस्तों कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, जो मैं अभी बता रहा था वो मीटर में बता रहा था, ये हो सकता है किसी और यूनिट में भी हो, बट क्योंकि जो ऊपर है वही नीचे है, तो ये दोनों एक दूसरे को कट कर लेंगे। जो भी आंसर में आएगा वो क्या होगा, वो होगा यूनिट लेस, क्योंकि मीटर अपॉन मीटर जो हो गए वो एक दूसरे को कट करेंगे और कोई यूनिट रहेगा नहीं, इसलिए यूनिट लेस जो है स्ट्रेन है। तो बहुत बार आपको सवाल देखने को ये मिल सकता है कि फाइंड आउट द ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेन, नीचे ऑप्शंस दिए होंगे 3-4 और फोर्थ ऑप्शन होगा यूनिट लेस। तो हमें उस समय अगर यही मालूम नहीं हो यूनिट लेस होता क्या है, तो हम कर नहीं सकते। मैंने आपको बता दिया यूनिट लेस का मतलब हो गया कि कोई यूनिट ही नहीं है। और वो क्यों नहीं है, क्योंकि इसके फॉर्मूले में दो चीजें जो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होती है वो एक जैसी होती है, वो एक दूसरे को कट करेंगी। अभी आगे और भी आएंगी यूनिटलेस क्वांटिटीज। तो अब आप मुझे बताइए, वो बच्चा जो सीधा ये याद रखेगा स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, वो सही इंसान है, वो सही स्टूडेंट है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है जिसको फॉर्मूला पता है, जिसको पता है कि ये यूनिटलेस क्यों हुआ। आइए नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं, नेक्स्ट क्वांटिटी के ऊपर आते हैं। अगली क्वांटिटी दोस्तों दी गई है एंगल। नाउ व्हाट डू मीन बाय एंगल। देखो एंगल क्या हो गया, यही जो मैथ में आपने सीखा है, दो साइड्स के बीच में जो डिग्री का एंगल होता है, यही होता है ना एंगल, थीटा डिग्री जिसको बोलते हो। एंगल फॉर्मूला बोलता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है, आर्क पर रेडियस। मैं आपको बताऊंगा एंगल को रेडियन या फिर डिग्री में मेजर करते हैं, तो इसका ऐसा यूनिट रेडियन या डिग्री आपको याद रखना है। फॉर्मूला याद रखना चाहो रख सकते हो, आर्क अपॉन रेडियस। टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड। देखो क्योंकि टाइम है तो ऐसा यूनिट तो इसका सिर्फ सेकंड ही है, बट टाइम पीरियड ये कहां से क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई वो सुनो। दिस इज बॉब, सिंपल पेंडुलम सुना है आपने, उसका बॉब है ये, मेटल की जो चीज होती है। ये पहले इसको अगर हम मूव करोगे ये जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट में, वापस अपनी ये जाएगा एक्सट्रीम लेफ्ट में, वापस अपनी ही जगह पर आएगा जिसे मीन पोजीशन बोलते हैं, जाएगा एक्सट्रीम राइट में, अगेन वापस अपनी जगह पे आएगा, इसे बोलते हैं मीन पोजीशन। नाउ द टाइम टेकन बाय दिस बॉब टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम लेफ्ट, देन टू एक्सट्रीम राइट, देन अगेन टू द मीन पोजीशन, दिस टाइम विल बी नोन एज टाइम पीरियड। जितना वक्त इस बॉब को लग रहा है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम लेफ्ट से एक्सट्रीम राइट और वापस अपनी मीन पोजीशन पे आने में, जिसको एक पूरा आप बोल सकते हो चक्कर या रेवोल्यूशन, यू कैन से दैट। तो इसको करने में जो वक्त लग रहा है वो है टाइम पीरियड। अब क्योंकि ये वक्त है तो टाइम पीरियड का सही यूनिट क्या रहेगा, सेकंड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में ये जितने भी रोटेशंस या रेवोल्यूशन जो भी आप बोलना चाहो कंप्लीट कर रहा है, उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय दिस बॉब इन 1 सेकंड। कितनी चीज, क्या चीज, मीन से लेफ्ट से राइट से वापस मीन, ये एक हुआ एक सेकंड में, ऐसा कितनी बार कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को ऐसे हर्ट्ज में मेजर करते हैं, किसमें, HZ जिसे बोलते हैं हर्ट्ज, बट फॉर्मूला इसका 1 अपॉन टाइम पीरियड भी होता है। तो अगर 1 अपॉन टाइम पीरियड रहेगा यानी 1 अपॉन सेकंड रहेगा, तो इसे मैं बोल सकता हूं सेकंड इनवर्स। सेकंड में ऊपर ले गया न्यूमरेटर में, तो यू कैन ऑल्सो से दैट सेकंड इनवर्स। चलिए
बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव वर्ड याद रखिएगा तभी इंट्रोड्यूस किया जाता है जब दो एक जैसी चीजों का, समान चीजों का हम कंपैरिजन करें। तो रिलेटिव डेंसिटी है, हम डेंसिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस, जिस सबस्टेंस की रिलेटिव डेंसिटी आप निकालना चाहते हो, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। पानी की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, उससे डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक, अब क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, जो भी आएगा वो एक दूसरे को कट करेगा, इसीलिए रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो क्या रहती है? यूनिट लेस। क्या रहती है? यूनिट लेस। तो अभी तक दो हमने फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे ही देख लिए दोस्तों जो यूनिट लेस है। एक थी स्ट्रेन, स्ट्रेस नहीं स्ट्रेन, और दूसरी थी रिलेटिव डेंसिटी। आइए इलेक्ट्रिक चार्ज पे बात करते हैं। चार्ज ऐसा यूनिट है कूलम। क्या है? कूलम। ये भी साइंटिस्ट के नाम पर डला। इसका फॉर्मूला भी है करंट इंटू व्हाट? टाइम। करंट इंटू व्हाट? टाइम। तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली निकालना चाहते हो तो पहले आपको करंट का ऐसा यूनिट मालूम होना चाहिए जो एम्पियर होता है, और टाइम का होता है सेकंड। तो चार्ज का ऐसा यूनिट एम्पियर सेकंड भी बन गया। आप कूलम याद रखें बट। तो ये मैं कुछ ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटीज ले रहा हूं जो कि इलेक्ट्रिकल है, यानी अब हम करेंगे इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज के एसआई यूनिट्स। पहला मैंने आपको क्या सिखाया? चार्ज। क्या है इसका एसआई यूनिट? कूलम। दूसरी लैंग्वेज में करंट इनटू टाइम। आइए नेक्स्ट देखिए, सेकंड वन। वो क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या बताया? एम्पियर। आप इसे ए से याद रख सकते हो, ठीक है? एम्पियर। अब बात आती है सर आपने ये तो बताया नहीं यार, ये फॉर्मूला कहां से आया? करंट इनटू टाइम। देखो Q इक्वल्स टू आई टी, ये एक फॉर्मूला है। Q इक्वल्स टू आई टी। यहां Q है इलेक्ट्रिक चार्ज, I है करंट, T है टाइम। तो करंट इनटू टाइम यहां से आया। यानी अगर मुझे करंट निकालनी है तो Q अपॉन T बन जाएगा। I निकालना तो Q अपॉन T बन जाएगा। तो वही यहां पे दोबारा लिखता हूं, Q इक्वल्स टू आई टी, और अगर मुझे I निकालना है तो Q अपॉन T। Q को बोलते हैं कूलम और टाइम सेकंड है, तो कूलम सेकंड, कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हो आप। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंगली क्या बनाया मैंने? एम्पियर। एम्पियर सर्कुलर लॉ भी थे, ठीक है दोस्तों। अभी हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को सीखने की कोशिश करें, बट मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, आपको आसान ही आएंगे, आसान ही आएंगे। बट वी शुड गेट रेडी फॉर दोज थिंग्स जो डिफिकल्ट भी हो, कि अगर वो भी एग्जाम में देखने को मिले तो हमें समझ हो उसकी, हमें वो आता हो। आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस। देखो बहुत सिंपल है। रेजिस्टेंस का इससे यूनिट बेसिकली ओम होता है, OHM, जिसे आप इस फॉर्मेट में भी लिखते हो, ओम। बट रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट। ये कहां से आया? V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर। यहां से अगर R निकालने की कोशिश करो वो V अपॉन आई बनेगा। यही V है वोल्टेज, I है करंट। तो इसे आप वोल्टेज पर एम्पियर भी बोल सकते हो। वोल्टेज का V, वोल्ट पर एम्पियर, करंट का A, ठीक है। बट मैं आपको बोलूंगा, आपको याद रखना है ओम। तो ये जो तीन मैंने क्वांटिटीज बताई आपको, दोबारा बताता हूं कौन सी। चार्ज आप कूलम याद रखोगे, ठीक है। फॉर्मूला ये जरूर याद रखना Q इक्वल्स टू आई टी की, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बनानी पड़ जाए तो हम निकाल सके। करंट एम्पियर याद रखोगे, Q इक्वल्स टू आई टी फॉर्मूला जरूर याद रखना। रेजिस्टेंस ओम याद करोगे, बट V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला जरूर याद रखना। ये फॉर्मूला क्लास 9th में पढ़े हैं हम सबने, ठीक है। आप बोल ही नहीं सकते कि मैंने नहीं पढ़े हैं। 11th 12th में डिटेल में जरूर बच्चा पढ़ता है, बट क्लास 9th में सभी बच्चे जो है ये फॉर्मूला जो है अच्छे से पढ़ते हैं। कैपेसिटेंस, व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटेंस? अच्छा, मैंने इससे पहले रेजिस्टेंस क्या होता बताया नहीं, मैं बता देता हूं। रेजिस्टेंस इज रुकावट टू द फ्लो ऑफ करंट। जब भी ये करंट चलने की कोशिश करती है तो उसको कुछ रुकावट आती है। वो रुकावट बिकॉज ऑफ आयंस आती है। पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो रेजिस्टेंस होता है करंट को रुकावट, कैपेसिटेंस होता है कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। अब करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? यही जो हमने चार्ज पढ़ा ना, चार्ज, अभी चार्ज के चलने की वजह से ही करंट बनती है। और करंट बिजली जो आपके घर में आ रही है, जिससे आप अपने ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चला रहे हो, तो चार्ज चल रहा था, तारों से होते हुए इन अप्लायंसेस तक पहुंचा, यानी तारों से होते हुए जो चार्ज चल रहा था, करंट चल रही थी, उसी को करंट बोलूंगा। और फिर हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है ये जगमगाए। हो रहा है क्लियर? तो
चार्ज समझ आया, वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। चार्ज चलने की वजह से करंट होती है, करंट को रुकावट आती है, आयंस की वजह से रुकावट को रेजिस्टेंस बोलते हैं। बट अगर उसी चार्ज को मुझे होल्ड करना है, किसी कंटेनर में रखना है, ताकि मैं आने वाले वक्त में इसको काम कर पाऊं, काम में ला पाऊं, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटी। जिस कंटेनर में आप रखते हो उसकी कैपेसिटी होती है, इसी को कैपेसिटेंस बोला जाता है। द एबिलिटी टू होल्ड चार्ज इज नोन एज कैपेसिटी। तो सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा, फैराड, FARAD, फराड बोलो, फेरेड बोलो, कुछ भी, कैपेसिटेंस का सही यूनिट फैराड होता है। बट एक फॉर्मूला Q इक्वल्स टू CV भी अगर आप याद कर लो, यहां से भी कैपेसिटी निकलती है। क्या निकलती है? कैपेसिटी इक्वल्स टू Q अपॉन V, Q अपॉन V, ठीक है। Q कैसा यूनिट? कूलम अभी हमने देखा, डिवाइड बाय व्हाट? वोल्ट। तो ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये फैरेड है, ओम है, एम्पियर है, बड़ा फोकस दे रहा हूं। कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस होता है रुकावट करंट को, कंडक्टेंस होता है करंट को एलो करना, जाने देना, उल्टा हो गया, इसीलिए रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। तो अगर रेसिप्रोकल है तो ये क्या बनेगा? 1 अपॉन ओम, यानी जिसे मैं बोल सकता हूं क्या? ओम इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टेंस का ओम होता है ना, उसी ओम को मैंने रेजिस्टेंस की जगह लिखा तो ओम इनवर्स बन गया। आगे चलते दोस्तों, टॉर्क पे बात करते हैं। 25th फिजिकल क्वांटिटी, टॉर्क क्या होता है? तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क, यानी फोर्स का जो रोटेट करने वाला इफेक्ट होता है उसे टॉर्क बोलते हैं। दरवाजे की एग्जांपल दूं, दरवाजे को दोस्तों जब आप धक्का लगाते हो, फोर्स लगाते हो, क्या दरवाजा टूट जाता है? नहीं, दरवाजा खुल जाता है या बंद हो जाता है, क्योंकि दरवाजा अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ऐसे ही होता है, इसी रोटेशनल इफेक्ट को कहा जाता है टॉर्क। अब टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ऐसा क्यों होता है वो भी सुन लीजिए आप। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने एक दरवाजा बनाया जिसका हैंडल यहां होने के बजाय बीच में है, और ये मैंने दूसरा दरवाजा बनाया जिसका हैंडल बीच में नहीं है, बिल्कुल जहां होना चाहिए वहीं पे है। तो पहली बात, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है? ये हैंडल से किसी भी एक पोजीशन तक की दूरी, यहां कम है बट यहां पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होगा वहीं पर टॉर्क ज्यादा होगा, वहीं पर रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स ज्यादा होगा, वहीं दरवाजे को खोलने में हमें आसानी होगी, क्योंकि टॉर्क ज्यादा है, रोटेशनल इफेक्ट ज्यादा है। क्लियर हो रहा है? खुद बताओ, दरवाजे का हैंडल यहां ना हो, यहां होना चाहिए, यहां ना हो बल्कि बीच में हो, दरवाजा खोलना मुश्किल हो जाएगा। और यहां दरवाजा खोलना बड़ा आसान है मेरे लिए, क्योंकि यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है, यहां फोर्स ज्यादा लगेगी, रोटेशनल इफेक्ट ज्यादा होगा, यहां टॉर्क ज्यादा होगा। समझ रहे हो? फोर्स का ऐसा यूनिट मैंने अभी बताया था न्यूटन, डिस्टेंस तो मीटर ही होता है, तो न्यूटन मीटर बन गया टॉर्क का ऐसा यूनिट। दोस्तों इंपीडेंस की बात करते हैं, इंपीडेंस इज आल्सो फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए इसका भी ऐसा यूनिट जो होता है वो ओम ही होता है। ये रेजिस्टेंस की एक फॉर्मेट है। डन। इलेक्ट्रिक वो पोटेंशियल, अब पोटेंशियल क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए जो काम करना पड़ता है उसी को पोटेंशियल बोलते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूंगा, आप ये याद रखो, सिर्फ वोल्ट, वोल्टेज या वोल्ट याद रख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या आ गया? वोल्ट। ठीक है। और अगर आपको वर्क पर यूनिट चार्ज से निकालना है तो देखो, वर्क जूल में मेजर होता है और चार्ज कूलम में होता है, बताया ना मैंने। तो जूल पर कूलम भी बोल सकते हो, बट मैं बोलूंगा ये मत याद रखो, ये याद रखने वाले हैं क्योंकि नाम साइंटिस्ट पे जो डले वो तो हम याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 38 मिनट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम। जब सूरज की रोशनी किसी मीडियम में जा रही है, पानी में जा रही है या हवा में जा रही है, दोनों में बेंडिंग अलग लेवल पर होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक मीडियम, एक जरिए से दूसरे जरिए तक जब चीज जाती है तो वो बेंड नहीं होगी, वो बेंड होती है, लाइट बेंड होती है। सुना होगा आपने कोई ना कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट जरूर किए होंगे कि यहां से एक लाइट आई और सीधी नहीं जाती, कभी भी सीधी नहीं जाती। यहां से जब लाइट आती है हल्का से बेंड आता है, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड जो लाइट की है वैक्यूम में डिवाइड बाय स्पीड जो लाइट की है मीडियम में। फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझाना ये था मैंने। फॉर्मूला ये है, अब क्योंकि न्यूमरेटर में भी स्पीड, डिनोमिनेटर में भी स्पीड, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये भी यूनिटलेस होता है, यूनिटलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई लोग म्यू से डिनोट करते हैं, कोई सी से डिनोट करते हैं, मैं म्यू से ही करता हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी आएगा दिमाग में आपके आना चाहिए मीडियम, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू लाइट,
to bend the light. तो light bending ability of the medium, that is known as refractive index, that is noted by mu, and it is having the formula speed of light in vacuum upon speed of light in that medium. जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में भी स्पीड है, तो ये कट हो जाएगा, यूनिट लेस बन जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। सरफेस टेंशन, इसकी मैंने एग्जांपल दी है। बहुत ऐसी जगहें आपने देखी होगी, पानी पे कुछ इंसेक्ट्स जो है वो तैरते हैं, डूबते नहीं है, क्योंकि सरफेस टेंशन है पानी पे। मलाई जो दूध में जमती है, सरफेस टेंशन है। अब जब डिटेल में सीखेंगे अलग बात है। यहां पे इसका फॉर्मूला याद रखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या बन गया? फोर्स अपॉन लेंथ, यानी फोर्स न्यूटन, लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसका फॉर्मूला है। दोस्तों ये मैंने अभी तक 29 फिजिकल क्वांटिटीज आपको सिखा दी है। जल्दी नोट करिए, जो बची हुई 6 फिजिकल क्वांटिटीज है हम फिर उस पर आएंगे। चलिए दोस्तों, आइए नेक्स्ट पे। अब नाउ आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द एसआई यूनिट्स ऑफ कांस्टेंट्स। कुछ ऐसे कांस्टेंट्स हैं जो अलग अलग फॉर्मुलेस में इंट्रोड्यूस होते हैं, हम उनके एसआई यूनिट्स को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इन सब ये 5 ऐसे कांस्टेंट्स हैं जो हमें सीखने हैं। एग्जाम में पूछने की क्षमता मुझे लगता है कम है एग्जामिनर की, बट हमें सीखने हैं तो हमें समझ आने चाहिए। अब पहले इससे ये 2 देख लो। वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है? वेव की लेंथ, सिंपल ये याद रखो, क्योंकि ये लेंथ है तो इसका यूनिट इसका किस में रहेगा? मीटर में ही रहेगा। ये क्लियर हो गया। और पावर ऑफ ए लेंस, देखो जब एक इंसान की दूर की या पास की नजर कमजोर हो तो उसको स्पेक्स लगते हैं। स्पेक्स के अंदर लेंस होता है, फ्रेम किसी काम का नहीं होता है, लेंस काम का होता है। लेंस की कुछ पावर होती है, ठीक। अब वो पावर जो है, ये मत समझना जो पावर अभी हमने पीछे सीखी ये वो पावर नहीं है, ये अलग है। यहां वो नहीं बोल रहा वर्क पर यूनिट टाइम, वो नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो पावर जो लेंस की होती है, आपको सिंपल याद रखना है, ये डायप्टर में मेजर होती है। तो कुछ चीजें ऐसी है जो याद रखने वाली। डायप्टर बोलते ना, 0.2 का शीशा लग गया, चश्मा लग गया, या जिसकी बड़ी ज्यादा वीक हो 1.2 का, 1.5 का, तो वो डायप्टर में मेजर होता है। दोस्तों ये 2 भी हो गए। अब आ जाते हैं इस पे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखो जब स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा जाता है, जिस चैप्टर के अंदर वो पढ़ाया जाता है, वहां पर ये इंट्रोड्यूस होता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको यह याद रखना है कि इसका फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। क्योंकि एक हुक्स लॉ था। कौन सा लॉ था? हुक्स लॉ। अरे वो आपको नहीं समझना भाई, बता रहा हूं मैं बस। तो हुक लॉ के जरिए ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आता है। तो स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था पीछे, ये फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन जो आपको याद होगा यूनिट लेस होता है, तो इसीलिए इसका जो ऐसा यूनिट है वो बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही, क्योंकि स्ट्रेन से कोई फर्क पड़ा नहीं। तो बड़ा सिंपल है यार। आप ये भी रख सकते हो कि जो ऐसा यूनिट स्ट्रेन के है, स्ट्रेस के है, वही ऐसा यूनिट जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होती है? जब आप खुद मुझे बताओ, पानी में मैं ऊपर से पत्थर छोड़ दूं और शहद में मैं ऊपर से पत्थर छोड़ दूं, जल्दी कौन नीचे जाएगा? किस में जाएगा पत्थर? पानी में कि शहद में? पानी में, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी कम है। अब ये भी समझ सकते हो, रुकावट जो आ रही है वो कम है। शहद में रुकावट ज्यादा, वहां विस्कोसिटी ज्यादा, वहां घनापन ज्यादा है। तो मैं विस्कोसिटी को डेंसिटी के साथ ही कोरिलेट करता हूं, घनेपन के साथ कोरिलेट करता हूं। तो वहीं से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सामने निकल कर आता है। फॉर्मूला है F = 6 पाई ईटा RV। ये फॉर्मूला याद आपको डायरेक्ट रखना है, ठीक है। और यहां से अगर मैं ईटा निकालू, यही ईटे को ही बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। F अपनी जगह रहेगा, 6 पाई नीचे आएगा, RV भी नीचे आ जाएगा। तो ऊपर फोर्स न्यूटन, 6 पाई कोई एक नंबर है, इसका कोई यूनिट होगा नहीं, इसे छोड़ दो। R इज रेडियस, ठीक है। और रेडियस को तो मीटर में ही मेजर करते हो। और वॉल्यूम किस में रहेगा?
वॉल्यूम रहेगा, सॉरी वॉल्यूम नहीं है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी है। ये v जो है ना, बेसिकली दिस इज व्हाट वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी किसमें मेजर होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा। एक बार मुझे चेकआउट कर लेने दो, लेट मी चेक, कुछ मिस तो नहीं हो रहा है यहां पे। दोस्तों तब तक आप बाकी जो है वो भी नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, फॉर्मूला अगर सही होगा तो ऑब्वियसली जो हम कर रहे हैं सॉल्व वो भी सही होगा ही। हाँ रजत सर वेट करना सर। दोस्तों आगे चलते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ये पूरा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है। ये जो जी है यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी अगर मुझे निकालना है, एफ अपनी जगह, आर स्क्वायर यहां आ जाएगा, नीचे आएगा एम और बड़ा वाला एम। फोर्स होता है न्यूटन, आर रेडियस यानी मीटर का स्क्वायर, रेडियस भी लंबाई है ना, और एम यानी केजी, मास केजी में होता है, दूसरा मास भी केजी। तो बनेगा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे आप जी से डिनोट करते हो, उसका ऐसा यूनिट क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। दोस्तों यहां पर ये जूल में भी लिखा होता है, क्वेश्चन विस्कोसिटी के अंदर जूल भी आ जाता है। वो किस तरीके से लिखाते हैं? बेसिकली जूल अभी आपने पीछे एक पॉइंट में देखा, कहां देखा था जूल? यहां पर, यानी न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, न्यूटन मीटर जूल होता है, ठीक है। तो ये यहां पर भी जूल लगाने की कोशिश की गई है। कुछ अगर आप चेकआउट इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगी मैं जरूर अगली वीडियो में लेकर आ जाऊंगा आपके साथ, ठीक है। एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, फिर भी हम देख लेंगे। तो न्यूटन मीटर लाने की कोशिश की है, वहां से इन्होंने लाने की कोशिश की है जूल को, ठीक। ये भी हो गया। आगे चलो, प्लैंक्स कांस्टेंट पे आते हैं हम। एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी तो वर्क होता है जूल ही होता है, फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में मेजर होती है, तो जूल पर हर्ट्ज, ठीक है। एनर्जी मैंने भी बताया था वर्क हो गया ना, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज हो गई, तो जूल पर हर्ट्ज जो है ये किसका बन गया? प्लैंक्स कांस्टेंट का। एक लास्ट हमारा रह गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उससे आप निकालने की कोशिश करिए। फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। तो आ जाते हैं हम इसके ऊपर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट, सॉरी। बेसिकली आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये पीवी इक्वल्स टू एनआरटी क्या है? ये ना एक गैस की इक्वेशन है। क्या है ये? गैस की इक्वेशन है। तो यहां पर
P क्या होता है? P स्टैंड्स फॉर, मैं लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना आए, प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। R निकालना है तो PV यही रहा, NT नीचे आ गया। प्रेशर, प्रेशर कैसा यूनिट यहां सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है। और फोर्स अपॉन एरिया मैंने बताया भी है, प्रेशर कैसा यूनिट आपको, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन गया ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये डालते हैं हम। प्रेशर का क्या आ गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल्स एन को किससे डिनोट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को एन से ही रहने दो, ठीक है, याद होगा नंबर ऑफ मोल्स। एमओएल भी लिख सकते हो आप, एमओएल। टेम्परेचर किस में होता है? केल्विन में। और ये 1 मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, यानी क्या बनेगा? न्यूटन मीटर पर मोल और केल्विन। इसको उल्टा भी कर सकते हो, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। और न्यूटन मीटर जूल होता है, मैंने ये भी बताया था आपको। न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल। ये देखो है ना फोर्थ पे। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस न्यूटन मीटर की जगह जूल भी लिख सकता हूं। तो जूल, मोल को ऊपर ले आता हूं मोल इनवर्स, केल्विन को भी ऊपर ले आता हूं केल्विन इनवर्स। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। देखो बहुत सिंपल मैं बता रहा हूं कि इन कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, बट पूछ लेगा तो हमें आना चाहिए। दोस्तों यहां पर एक चीज मैंने लिख दी है कि मैंने आपको बताया था वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी जो होती है मीटर पर सेकंड है ना, मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया था, ये मेरे से माइट भी मिस्टेक हुई हो, ठीक है। तो ये यहां से भी आप मिटा दीजिएगा। इसको मैं एक बार दोबारा से करवा दूंगा आपको, क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी से को। अब फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये लिखा है मैंने, केजी, कहां गया ये, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बुक्स में आपको इस तरीके से भी दिखेगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला ना मैंने। इस फोर्स की जगह वो न्यूटन लिखेगा, मैं यहां बताता हूं, न्यूटन नहीं लिखेगा जो मैंने न्यूटन लिखा है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेगा। किसकी? इस फोर्स की जगह, अपॉन 6 पाई एक नंबर है उसे छोड़ दो, आर रेडियस वो आ गया मीटर, ठीक, और ये आ गया इनटू व्हाट? मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। 1 मीटर कैंसिल हो गया, ठीक। अब रहा क्या? ऊपर केजी रहेगा और इसका डिनोमिनेटर सेकंड स्क्वायर रहेगा और ऊपर चला जाएगा सेकंड, ठीक। मीटर आ गया नीचे। तो इस तरह से अगर 1 सेकंड कट हो जाएगा तो इस तरीके से जो बच गया वो आपका आंसर है। बट मैं बहुत सिंपल आपको बता रहा हूं, आपको एक पॉइंट याद रखना है बस, क्या? फोर्स कैसा यूनिट है? न्यूटन। मैंने न्यूटन को न्यूटन रखा, 6 पाई एक नंबर है उसे छोड़ दो, रेडियस मीटर में होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर होगा, ये सेकंड ऊपर चला गया बस। तो ये है ऐसा यूनिट किसके? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये थे ऐसा यूनिट्स ऑफ 35 फिजिकल क्वांटिटीज, और उम्मीद करता हूं ये आपको बड़े अच्छे से आ चुकी होंगी। एक बार क्विक रिवीजन हम दे देते हैं इन सभी फॉर्मुलाइज को। एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, आगे नहीं जा रहा हूं, आगे हमको मैंने सिखा दिया। वॉल्यूम, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, फॉर्मूला याद रखने हैं आपको। डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, वर्क पावर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क का वॉट भी होता है, ये भी बताया मैंने, सॉरी जूल। एनर्जी उसका भी जूल होता है, एनर्जी होती क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क होगा उतनी आप एनर्जी आपके अंदर होगी और उतना काम कर सकते हो। तो जो भी वर्क के लिए वो सब एनर्जी के लिए, जूल भी आ गया। मैंने आपको बताया पावर, पावर आपको वॉट याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, प्रेशर का फोर्स अपॉन एरिया, इंपल्स फोर्स इनटू टाइम, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, देन स्ट्रेन चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। 3 फिजिकल क्वांटिटीज जो यूनिटलेस होती है, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीसरी कौन सी बताई थी? रिलेटिव डेंसिटी। देखो एंगल डिग्री या रेडियन, टाइम पीरियड सेकंड, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी सेकंड इनवर्स, यानी हर्ट्ज भी है इसका नाम साइंटिस्ट पे, रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस। अब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम। देखो ये नाम साइंटिस्ट के याद रखने हैं, बट फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली भी याद रख सकते हो। और Q इक्वल्स टू IT एक फॉर्मूला मैंने यहां बताया आपको, आगे आ जाओ। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, फॉर्मूला क्या यूज होगा? वही Q इक्वल्स टू IT, वहां से I निकाल के बना सकते हो फॉर्मूला। रेजिस्टेंस ओम, और V इक्वल्स टू IR से भी निकल सकता है। कैपेसिटेंस फैराड, Q इक्वल्स टू CV से भी निकल सकता है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलेज याद रखिएगा। कंडक्टेंस उल्टा होता है रेजिस्टेंस का, 1 अपॉन रेजिस्टेंस ओम इनवर्स, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर। आगे आ जाओ। इंपीडेंस रेजिस्टेंस का दूसरा नाम ओम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट होता है,
वर्क अपॉन चार्ज याद रखना, रखो नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ यानी न्यूटन पर मीटर। अब फिजिकल क्वांटिटीज वो जो कांस्टेंट्स के टर्म्स में हो जाती है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर्मूला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन इज यूनिटलेस, तो स्ट्रेस का जो भी ऐसा यूनिट होगा वही यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होगा, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन विस्कोसिटी वो मैंने बताया F = 6 पाई ईटा आर वी, यहां पे जो ईटा होता है वही क्वेश्चन विस्कोसिटी है। F अपनी जगह पे रहा, 6 पाई नीचे आ गया, R और V नीचे आ गया। फोर्स का मैंने न्यूटन लिखा, 6 पाई नंबर है उसे हटा दो, रेडियस मीटर था, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, फॉर्म करके आंसर आ गया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G उसका मैंने आपको ऐसा यूनिट बता दिया। प्लैंक्स कांस्टेंट उसका ऐसा यूनिट बता दिया, एनर्जी पर फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट PV = nRT से निकल जाएगा। और लास्ट वेवलेंथ मीटर, पावर ऑफ अ लेंस डायप्टर। तो दोस्तों ये था एक ऐसा लेक्चर जिसके अंदर मैंने 35 फिजिकल क्वांटिटीज के ऐसा यूनिट्स आपको सिखाने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं ये सभी आपको बड़े अच्छे से आ जाएंगे। मेरे को इन कांस्टेंट को छोड़ के ये दो डाल के और पीछे 29 यानी टोटल कुल मिला के 31 या 30 फिजिकल क्वांटिटीज के ऐसा यूनिट्स आपको मैं चाहता हूं कि याद हो गए हो। और ये अगर आपको याद हो गए, यकीन मानिए ऐसा यूनिट से कोई सवाल अगर देखने को मिलेगा वो आपसे सवाल हो जाएगा। मैंने एक सवाल लिया भी है, एक सवाल लिया भी है, ये एक बार उसे भी देख लीजिए। देखो एक सवाल मैं सिंपल सा बता रहा हूं, हम अलग से लेक्चर्स में लेकर आएंगे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? अभी हमने देखा ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है, देखा ना, और न्यूटन है भी ऑप्शन में। बट प्रॉब्लम ये है अगर आप इसको सिर्फ इसको टिक करके आ गए तो दोस्तों आप करोगे गलती। गलती क्यों करोगे? क्योंकि मैंने अभी बताया फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास केजी में और एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम का भी सेकंड तो सेकंड स्क्वायर बनेगा, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बन गया किसका, फोर्स का। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी है हमारे पास ऑप्शन में। यानी अगर मैं 1 को टिक करके आऊं आई एम रॉन्ग बिकॉज 3 इज ऑल्सो द आंसर। 3 को टिक करके आऊं आई एम रॉन्ग बिकॉज 1 इज ऑल्सो द आंसर। तो आप देखो एक ऐसा ऑप्शन जहां ये दोनों इंक्लूड किए गए हो, ऑप्शन नंबर 4 में बोथ 1 and 3 इंक्लूड किए, दिस विल बी योर आंसर। तो दोस्तों इस लेक्चर के बारे में जरूर बताइएगा आपको किस तरह का लगा। कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स। आप टाइप कर सकते हैं अपना कमेंट, मोटिवेट कर सकते हैं हमें बता सकते हैं कुछ सजेशंस वगैरह आपकी, और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाइएगा, जिसमें हमें भी बहुत खुशी होगी। हमारे जो एक फैमिली है वो बढ़ती जाएगी, नए बच्चे ऐड ऑन होते जाएंगे, नए बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और वक्त आने पे जरूर आपसे मुलाकात भी करेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे मैं तीसरा एक लेक्चर लेके आऊंगा इसी चैप्टर के ऊपर। डायमेंशंस पे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे यूनिट्स के ऊपर लेकर आएंगे, और बहुत सारी चीजें सीखने को। बस आपको हमारे साथ बने रहना है और हमें आपके साथ बने रहना है। टिल देन टेक ए गुड बाय, जय हिंद।